Hello students, welcome back. In this video lecture we will be finishing the topic nutrition and हम एक new topic start करेंगे that is respiration. Right? So आपको पता है कि last video lecture में हमने human digestive system topic finish कर लिया था. So इस nutrition topic से कुछ चीज़ें रहती हैं जिनमें एक activity है, then there is one new term. So let's get started. इस video lecture में सबसे पहले हम पढ़ेंगे about activity 6.3. So I have intentionally left the aim blank जिससे कि पहले आप प्रोसीजर पढ़ें and then you may decipher on your own कि aim इसका exactly क्या है, right? So let's see. We'll be taking two test tubes and label them as test tube A and test tube B, right? Then इसमें हमें दोनों में स्टार सॉल्यूशन ऐड करना है. पहली टेस्ट ट्यूब में A में हम सलाइवा ऐड करेंगे. इन टेस्ट ट्यूब B we will not add सलाइवा. एंड इसके बाद हम दोनों में आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे. एंड यू ऑलरेडी नो कि आयोडीन सोल्यूशन हम क्यों डालते हैं, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, राइट. सो आपको पता है कि जब हम इसको तीनों चीज़ें डाल लेंगे, जैसे टेस्ट ट्यूब ए में हमने 3 चीज़ें डाली हैं, टेस्ट ट्यूब बी में हमने 2 ही चीज़ें डाली हैं. तो जब आपने ये सब चीज़ें ऐड कर दी हैं टेस्ट ट्यूब्स में, देन लीव द टेस्ट ट्यूब्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर 20 to 30 minutes, राइट. सो इसके बाद इसमें आप क्या ऑब्जर्व करेंगे उसको देखने से पहले आप इसको खुद ही इंटरप्रेट कर सकते हैं. दैट इफ़ यू हैव एडेड सलाइवा इन टेस्ट ट्यूब ए, दैट मीन्स आपने उसमें सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम ऐड किया है. एंड सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है, जो कि स्टार्च है ना. स्टार्च इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है. सो what we can interpret here is that कि टेस्ट ट्यूब ए में हमने स्टार्च तो ऐड किया था, but it is no longer present in this test tube. The reason being the salivary amylase has digested the starch present in this test tube. So इसलिए हम क्या बोलेंगे, that there is no starch in test tube A. Okay, I think आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्च उसमें हमने डाला है, ऐड किया है, but it is no longer there. Why? Because of the digestion that has been performed by the salivary amylase enzyme, जो कि saliva में present होता है. So this is the reason. So what will we observe, that blue black color is observed in test tube B while no blue black color is formed in test tube A. Okay, so आपको इसका reason बता दिया है. So what is the conclusion? That salivary amylase present in saliva digests the starch present in test tube A. So now I think आप इसका aim लिख सकते हैं, that to demonstrate that saliva contains carbohydrate digesting enzyme, या simply आप इसको starch digesting enzyme भी लिख सकते हैं. So I hope the activity is clear to you. बहुत simple सी activity है, right. Now next after this is dental caries या फिर tooth decay, right. तो dental caries को हम normal language में tooth decay बोलते हैं. एंड ये होता क्या है एग्जैक्टली, इट इज़ द ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन. हमारे टीथ में आउटर लेयर इज कॉल्ड इनेमल एंड उसके नीचे वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं डेंटाइन. तो ये जो हमारे टीथ होते हैं, जो इनेमल है आपने सुना भी होगा, दैट दिस इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इवन हार्डर दैन द बोन. तो ये हार्ड क्यों होता है इनेमल? इट इज़ बिकॉज ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, राइट. तो कैल्शियम फॉस्फेट काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर होता है. दिस इज़ द रीज़न कि हमारा इनेमल काफ़ी हार्ड होता है. बट जब भी टीथ डिके होना स्टार्ट होते हैं तो ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है इनेमल एंड उसके नीचे जो डेंटाइन है, धीरे धीरे सॉफ्ट होना स्टार्ट होते हैं. सो जब ये हार्ड स्ट्रक्चर सॉफ्ट हो जाता है, देन वी से कि हमारे टीथ डिके होना स्टार्ट हो गए हैं. एंड इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब भी हम जो फूड खाते हैं, इट कंटेन्स शुगर, तो शुगर हमारे टीथ में स्टिक हो जाता है एंड देन बैक्टीरिया स्टार्ट ग्रोइंग ऑन इट. व्हेन द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स, ठीक है. तो जब बैक्टीरिया जो उसमें प्रोड्यूस वो ग्रो हो रहे हैं एंड वो एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा जो हार्ड इनेमल है धीरे धीरे वो डीमिनरलाइज हो जाता है, या हम कहते हैं कि वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, राइट. तो ये इसका रीज़न क्या है टीथ डिके का? बैक्टीरिया ने एसिड प्रोड्यूस किया और वो एसिड पे धीरे धीरे डिग्रेड कर देता है हमारे इनेमल को.
Next after this is a new term that is dental plaque, and dental plaque और dental caries ये आपस में कनेक्टेड टर्म्स हैं। एंड डेंटल प्लाक हम बोलते किसको हैं एग्जैक्टली? डेंटल प्लाक का मतलब होता है कि जो फूड हमारे टीथ पे स्टिक हो गया है उसके साथ साथ जब बैक्टीरिया भी इस पर ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम बोलते हैं डेंटल प्लाक। सो डेंटल प्लाक क्या है? मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विथ फूड पार्टिकल्स विच स्टिक टू द टीथ। तो हमारे टीथ पे फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स, इन सबको आपस में हम कहते हैं कि ये डेंटल प्लाक है। तो डेंटल प्लाक को हमें अपने टीथ पे कभी भी रहने नहीं देना होता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी सूटेबल टूथपेस्ट विच कंटेन सम बेस, एक ऐसा टूथपेस्ट हम लेते हैं विच कंटेन सम माइल्ड बेस, उससे हमें अपने टीथ क्लीन करने चाहिए, ठीक है। सो ब्रशिंग द टीथ विद अ टूथपेस्ट विच कंटेन्स माइल्ड बेस इज सूटेबल। और माइल्ड बेस हम यहाँ पे बार बार क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज आपने देखा कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है एसिड्स, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें चाहिए होता है बेस। तो टूथपेस्ट हमेशा हमें ऐसा यूज़ करना है विच कंटेन्स अ माइल्ड बेस, बिकॉज acids get neutralized because of the bases, right? So brushing the teeth after eating removes the plaque before the bacteria produce acids. So this is the reason. So with this we have finished the theory part of the topic nutrition. Next I have included in this slide are few NCERT questions जो कि हम discussion करेंगे यहाँ पे। इनका बहुत easy questions हैं। The first question is what are outside raw materials used for by an organism? ओके, तो रॉ मटेरियल्स सुनते ही स्टूडेंट्स को लगता है कि ये हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। इफ़ यू रीड आउट दिस क्वेश्चन केयरफुली तो आपको दिखेगा इसमें प्लांट्स की बात नहीं, ऑर्गेनिज्म इन जनरल की बात हो रही है। तो वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है, वो हेटेरोट्रॉफ भी हो सकता है, राइट। सो आउटसाइड रॉ मटेरियल में बहुत केयरफुली इसको सुनिएगा कि इसमें क्या आपको बताया जा रहा है। रॉ मटेरियल्स में फर्स्ट रॉ मटेरियल है फूड, if we are talking about heterotrophs, and CO2 लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड if we are talking about autotrophs। समझ में आया? फर्स्ट क्या रॉ मटेरियल है? हेटेरोट्रॉफ्स की बात कर रहे हैं तो फूड, ठीक है, एंड अगर हम ऑटोट्रॉफ्स की बात कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे। सेकेंड नंबर पे आप लिखेंगे वाटर। सो वाटर जो है ये हेटेरोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स दोनों के लिए ही ज़रूरी होता है। ऑटोट्रॉफ्स को वाटर चाहिए होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जबकि हम जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं हमें डिफरेंट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में चलती हैं, उसके लिए वाटर चाहिए होता है। तो सेकेंड रॉ मटेरियल इज वाटर एंड द लास्ट रॉ मटेरियल इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हेटेरोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स दोनों को ही चाहिए होता है फॉर रेस्पिरेशन। सो दीज आर द डिफरेंट रॉ मटेरियल्स that are required by the organism, चाहे फिर वो ऑटोट्रॉफ हो या फिर हेटेरोट्रॉफ। सो आई एम रिपीटिंग द रॉ मटेरियल्स अगेन। नंबर 1 पे आएगा फूड फॉर हेटेरोट्रॉफ्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ऑटोट्रॉफ्स। सेकेंड नंबर पे आएगा वाटर एंड थर्ड जो रॉ मटेरियल है दैट इज ऑक्सीजन, राइट। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज what are the differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? So you already know it. ये हमने लिखा भी था जब स्लाइड्स डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स में। आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड दिस थिंग। इसका आंसर आपको पता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जबकि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म obtains food from different organism. Next question after this is where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? तो आपको पता है कि 4 चीज़ें ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज वाटर, थर्ड इज सनलाइट एंड द फोर्थ वन इज क्लोरोफिल। बट इनमें से 2 हैं रॉ मटेरियल्स एंड 2 होती हैं कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। तो 4 में से जो 2 रॉ मटेरियल्स हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है प्लांट्स को एयर में से एंड वो एंट्री करता है थ्रू स्टोमेटा, वाइल वाटर मिलता है प्लांट्स को सॉइल में से एंड एंट्री करता है वो थ्रू रूट्स। सो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके।
एंड इसकी एंट्री कैसे कैसे होती है, कहाँ से मिलते हैं, ये आपको अभी बताया जस्ट मैंने। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका नाम, तो उस एसिड का रोल क्या है हमारे स्टमक में। इट सर्व्स 2 रोल्स। फर्स्ट फंक्शन उसका एसिड का ये है दैट इट creates the acidic medium which is necessary for the activation of enzyme pepsin। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि पेप्सिन एंजाइम को अगर फंक्शनिंग करनी है तो उसको फंक्शनिंग तभी कर पाएगा वो जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा, एंड जब वो एक्टिवेट होगा पेप्सिन देन इट विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग द प्रोटीन्स। एंड सेकेंड फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये है दैट इट किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर स्टमक, जिससे कि हम फिर अलग अलग डिजीजेस से बच सकते हैं। द फिफ्थ वन आफ्टर दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो जनरली स्टूडेंट्स आंसर दिस लाइक दैट कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर द सब्सटेंसेज और द केमिकल्स विच हेल्प इन डाइजेशन, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट आंसर, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम पूछा है कि क्या होता है तो आप उसमें सिंपली ये नहीं लिखेंगे कि जो डाइजेशन में हेल्प करता है, तो आपको ये भी एक्सप्लेन करना होगा कि डाइजेशन एग्जैक्टली हम किसको बोलते हैं। फाइन, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वी विल से दैट दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, और जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन। सो आपको डाइजेशन को भी एक्सप्लेन करना होगा, राइट। सो I'm repeating again, digestive enzymes are the biological catalysts which help in conversion of complex molecules to simple soluble molecules. The next question after this is, how is the small intestine designed to absorb digested food? So this is a very important question of this chapter. Small intestine आप सबको पता है कि वहाँ पे complete digestion होता है हर molecule का, and उसके बाद absorption होना है। So at the site of absorption, ये जो small intestine है यहाँ पे how are these designed? You will say that these contain small finger-like projections called villi, which have rich supply of blood capillaries. Okay, so क्या बोलेंगे आप कि finger-like projections होते हैं villi, जिनमें की rich supply of blood capillaries होती है, जिससे the digested food can easily be absorbed from in small intestine, and then it is absorbed and given to the blood. Next after this is, how are fats digested in our bodies and where does this process take place? So coming on to the first part, how are fats digested in our bodies? तो हमारे बॉडी में फैट का डाइजेशन कैसे होता है? There is an enzyme called pancreatic lipase. पैंक्रियाज में एक एंजाइम होता है pancreatic lipase which digests the fats. Okay, and you will say कि पैंक्रियाज में होता है ये एंजाइम, but it shows its effect in small intestine. Okay, so fats के डाइजेशन के लिए responsible है pancreatic lipase. And where does this process take place? Already answered this, that this process takes place in small intestine, right? तो इसमें प्लीज़ इसको याद रखिएगा, इस बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि पैंक्रियाज सिक्रीट करता है बट ये फंक्शन कहाँ करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिकॉज द फूड नेवर गोज टू द पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज अपना सिक्रीशन पोर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड जो फूड आएगा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ जाके आपस में मिक्स होंगे एंड द एंजाइम विल परफॉर्म इट्स फंक्शन। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट अंडर द एक्टिविटी टुडे कि ये जो सलाइवा होता है इट कंटेन्स starch digesting enzyme that is salivary amylase. So salivary amylase करता है digestion of starch, and bracket में आप लिखेंगे carbohydrate. So we can say that carbohydrate digestion starts in Okay, so after finishing the topic nutrition, the next topic of this chapter is respiration. Respiration को भी just like nutrition हम plants में पढ़ेंगे and then in humans. So रेस्पिरेशन टर्म की अगर हम बात करें तो आपने इस टर्म के बारे में केमिस्ट्री चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंड इफ़ यू रिमेंबर उसकी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी दैट वाज C6H12O6 प्लस
6O2 gives you 6CO2 plus 6H2O plus एनर्जी, राइट। तो यही इक्वेशन आपने उस चैप्टर में पढ़ी थी, दैट व्हेन ग्लूकोज अंडरगोज ऑक्सीडेशन, अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है इट गिव्स राइज टू CO2, वाटर एंड एनर्जी, राइट। सो ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, बट जब हम इसको बायो में पढ़ेंगे आपको इसमें ये समझ में आएगा कि ये रेस्पिरेशन है एक तरीके का, दिस इज कॉल्ड एज aerobic respiration, but there is also one more kind of respiration that is called anaerobic respiration, जिसमें कि हम ये इक्वेशन के बारे में नहीं पढ़ते हैं। सो केमिस्ट्री में जब आपने पढ़ा था रेस्पिरेशन, आपने उसमें कंसिडर किया था दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन अब जब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में, सो आपको ये इक्वेशन को लेके नहीं चलना, इसके अलावा भी कुछ और रिएक्शंस होती हैं जिसको जो आती हैं रेस्पिरेशन के अंडर। सो एग्जैक्टली वो क्या होता है उसे समझने के लिए आपको पढ़ना होगा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पाथवे। ओके, तो न्यूट्रिशन टॉपिक में अगर हम दोबारा से वापस जाएं तो आपको पता है कि कंप्लीट डाइजेशन हुआ था कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स एंड प्रोटीन्स का। उनमें से कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हो गया था ग्लूकोज में, राइट, एंड प्रोटीन्स हो गए थे अमीनो एसिड्स में, फैट्स हो गए थे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये एब्जॉर्ब होके गया था ब्लड में, एंड ब्लड ने फिर जब इसको एब्जॉर्ब किया तो ब्लड एब्जॉर्ब फूड को अलग अलग सेल्स में लेके गया जहाँ पे होना है उसका एसिमिलेशन। तो दिस इज व्हाट वी आर स्टडिंग अंडर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पाथवे की जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके ब्लड ने अलग अलग सेल्स को दिया, तो सेल्स में जाने के बाद इसका क्या फेट होगा, ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, ये अब हमें इसमें पढ़ना है, राइट। सो वी आर सेइंग कि ग्लूकोज अब अलग अलग सेल्स के पास है, तो क्या होता है ग्लूकोज gets converted into pyruvate, and ये जो conversion होता है this takes place in cytoplasm, ठीक है। तो ग्लूकोज से पायरुवेट कहाँ पे बनता है, साइटोप्लाज्म में, सेल का जो पार्ट होता है। यू नो कि ये ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, कैसे C6H12O6, उसमें ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो आपको पता है कि ये इसमें 6 कार्बन होते हैं। ये पायरुवेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, राइट। तो साइटोप्लाज्म में ये जो ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड, दिस गिव्स राइज टू 2 पायरुवेट्स, और उनमें से हर पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है ना, तो यानी कि जो 6 कार्बन है उससे 3 कार्बन वाला पायरुवेट बना है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स बने होंगे इन द साइटोप्लाज्म, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, एंड इस टाइम पे कुछ एनर्जी भी इसमें से रिलीज होती है, राइट। नेक्स्ट आफ्टर पायरुवेट साइटोप्लाज्म में ये बन गया, उसके बाद पायरुवेट अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है, और वो क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इफ पायरुवेट is getting converted into ethanol plus CO2 and it is releasing energy, तो यानी कि ये हो रहा है during the fermentation in yeast, ठीक है। तो जब भी fermentation होता है yeast में, you already know that takes place in absence of oxygen। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, एक चीज़ ये कि पायरुवेट से इथेनॉल CO2 प्लस एनर्जी इसमें से रिलीज होगी, कब, ये चीज़ होती है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन बाय यीस्ट। तो यीस्ट जब फर्मेंटेशन करता है तो उसमें इथेनॉल CO2 एंड एनर्जी निकलती है, एंड दिस इथेनॉल इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। तो आप देख रहे हैं 3 कार्बन कंपाउंड से 2 कार्बन वाला इथेनॉल एंड सिंगल कार्बन वाला CO2 इसमें से रिलीज होता है। सो 3 से
2+1 3 ही कार्बन के मॉलिक्यूल्स निकले हैं इसमें। एंड दिस कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये कन्वर्जन किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। एंड इस कन्वर्जन को हम बोलते हैं एनारोबिक respiration. This conversion is called anaerobic respiration. Next after this is, अगर हमारे बॉडी में मसल सेल्स जो होते हैं जब भी हम रिग्रेस एक्सरसाइज करते हैं तो ये पायरुवेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड रिलीजेज एनर्जी। ओके, तो यानी कि पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा और एनर्जी रिलीज करेगा कहाँ पे? मसल सेल्स में। तो दिस लैक्टिक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड वाले पायरुवेट से 3 कार्बन वाला लैक्टिक एसिड बना है तो इसमें CO2 रिलीज नहीं होती है। एंड दिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये कहाँ पे बनता है? दिस इज फॉर्म्ड in muscle cells। और इसको भी हम क्या बोलते हैं? This is also an example of anaerobic respiration। This is also an example of anaerobic respiration। Next after this, इसका लास्ट जो फेट है पायरुवेट का वो क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है, वाटर में कन्वर्ट हो सकता है, प्लस एनर्जी इसमें से रिलीज़ होगी, जो कि आपको ऑलरेडी पता है ये एंड प्रोडक्ट्स किस में हुआ करते थे? एरोबिक रेस्पिरेशन में, है ना। तो ये जो कन्वर्जन होता है दिस इज़ द ओनली थिंग दैट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अदरवाइज बाकी जितने भी कन्वर्जन्स हैं वो आपने कहाँ देखे हैं? साइटोप्लाज्म में। सो ये CO2 वाटर बनते हैं एंड प्रोडक्ट्स एंड एनर्जी इसमें से रिलीज होती है। दिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। फाइन। तो इसको ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पाथवे को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। दैट व्हेन द ब्लड सप्लाइज ग्लूकोज टू द इंडिविजुअल सेल, तो यहाँ साइटोप्लाज्म में क्या आया? ग्लूकोज आया। ओके, ये ग्लूकोज कहाँ पे आया? साइटोप्लाज्म में। एंड देन ये ग्लूकोज सबसे पहले किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? दिस विल गेट कन्वर्टेड टू पायरुवेट। ये हमेशा होगा, ग्लूकोज हमेशा पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, चाहे वो यीस्ट हो, चाहे वो मसल सेल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हमेशा ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा साइटोप्लाज्म में अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। देन आफ्टर पायरुवेट वी विल से अगर फर्मेंटेशन होता है यीस्ट में तो पायरुवेट से बनेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी यीस्ट में। बट अगर मसल सेल्स में जब हम रिग्रेस एक्सरसाइज करते हैं तो मसल सेल्स को लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि हमने एक्सरसाइज कर रहे हैं अगर बहुत ज़्यादा तो हम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे लैक ऑफ ऑक्सीजन होना स्टार्ट होता है। सो व्हेन देयर इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन तो एरोबिक रेस्पिरेशन से मसल से स्विच हो जाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जिससे कि पायरुवेट फिर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज़ करता है। ये भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है। बट अगर हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है सो पायरुवेट जो कि साइटोप्लाज्म में बना था इट विल गेट कन्वर्टेड इन माइटोकॉन्ड्रिया टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये प्लांट्स में, एनिमल्स में होता है और इस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। सो यू मे थिंक कि ये पायरुवेट 3 कार्बन है, सो कार्बन डाइऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल्स निकलते होंगे? यू मे थिंक 3 कार्बन वाला पायरुवेट कितने CO2 देगा? 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स ये रिलीज करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। एंड दिस ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पाथवे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट
टॉपिक ये 3 मार्क्स में भी आता है एंड 1 मार्क के हिसाब से अगर आएगा तो ये आएगा कि व्हाट इज़ द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पाथवे इन केस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट। तो उसमें आप लिखेंगे कि ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्जन हुआ है एंड पायरुवेट से इथेनॉल CO2 प्लस एनर्जी। उसमें आप ये नीचे के 2 नहीं लिखेंगे, राइट। अगर पूछा गया है कि ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज व्हाट इज़ द फेट ऑफ कार्बन, व्हाट इज़ द फेट ऑफ ग्लूकोज, तो आप ग्लूकोज से पायरुवेट बनाएंगे, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। बट अगर केवल एरोबिक रेस्पिरेशन का पूछा है तो उसमें आप कहेंगे कि ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है एंड दिस लास्ट पार्ट, तो उसमें आप पहले के 2 नहीं लिखेंगे। सो प्लीज़ इसको बहुत केयरफुली लिखिएगा जब भी आपके एग्जाम्स में आएगा। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पाथवे इन जनरल पूछा है तो आप ये पूरा चार्ट बनाएंगे, बट अगर आपसे किसी एक चीज़ का पूछा है, ईस्ट का पूछा है या फिर मसल्स का पूछा है या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा है तो उस हिसाब से आपको अपना आंसर मॉडिफाई करना होगा। द पायरुवेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, उसका स्ट्रक्चर अगर आपको जानना हो कि ये 3 कार्बन कंपाउंड है बट इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या है, सो दिस इज़ द पायरुविक एसिड, जबकि जो लैक्टिक एसिड है, अच्छा पायरुविक एसिड का जो आयन होता है दैट इज़ पायरुवेट, ठीक है। तो पायरुविक एसिड है ये, तो पायरुवेट में H पॉजिटिव अगर आप हटा देंगे तो वो बन जाएगा पायरुवेट एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है विच इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड, जो कि अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। नाउ आफ्टर स्टडिंग अबाउट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पाथवे, आपको इसमें समझ में आ गया होगा दैट द फर्स्ट 2 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ anaerobic respiration while the last one is an example of aerobic respiration. So coming on to the differences between these 2 terms, there are lots of differences between these 2 and वो differences क्या क्या हैं? The first difference between these 2 is that is quite obvious with the terminologies themselves कि aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen, जबकि anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. Fine. The next difference between these 2 is that कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। आपने देखा था कि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में सिंगल कार्बन वाला CO2 रिलीज होता है। सो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है इसका, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गया ग्लूकोज, जबकि यीस्ट में हो या मसल सेल्स में हो तो 2 कार्बन एंड 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स बने हैं, तो इतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन इसका नहीं हुआ है। सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज दैट कंप्लीट oxidation of glucose takes place, while in case of anaerobic respiration glucose is not oxidized completely. Fine. The third difference between these terms is that आपने end products अगर देखे हैं aerobic respiration तो उसमें end products क्या क्या थे? End products were carbon dioxide and water, जबकि anaerobic respiration में end products जो हैं वो different हैं। कैसे? एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर ही सेल की अगर हम बात करें तो उसमें एंड प्रोडक्ट्स बने थे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं लैक्टिक एसिड की तो लैक्टिक एसिड बनता है मसल सेल्स में, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता। सो तो इसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं डिपेंड करता है कि अगर हम यीस्ट की बात कर रहे हैं तो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड अगर हम मसल सेल्स की बात कर रहे हैं तो लैक्टिक एसिड। फाइन। नेक्स्ट डिफरेंस इसमें ये है, द फोर्थ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 इज दैट कि जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड। सो इसमें हम क्या लिखेंगे? लार्ज या फिर मोर लिखेंगे। मोर एनर्जी इज़ रिलीज इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन
एंड कितनी एनर्जी इसमें निकलती है, ऑलमोस्ट 38 ATP molecules. While in case of aerobic respiration we will say less energy is released, और कितने, ऑलमोस्ट 2 ATP molecules. सो एरोबिक में काफ़ी ज़्यादा निकलती है एनर्जी एज कम्पेयर टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो 2 ATP एनारोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज होते हैं, 38 ATP मॉलिक्यूल्स एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज होते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट आप पहले उस चार्ट को देखिए ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पाथवे का, एंड इसको में सोचिए कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो सेल के किस पार्ट में होता है. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल आंसर कि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना. दिस इज व्हाट यू विल थिंक ऑफ द आंसर, बट यहाँ पे देखिए व्हाट आई एम गोइंग टू राइट कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. एंड थिंक ऑफ द आंसर, ये ऐसे क्यों आया है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों क्यों लिखे हैं हमने इसमें. द रीज़न इज़ कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज से जब वो पायरुवेट बन रहा है तो ये चीज़ हो रही है साइटोप्लाज्म में, जबकि पायरुवेट से CO2 जब बन रहा है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है. सो दैट इज़ वाई वी वोंट जस्ट राइट माइटोकॉन्ड्रिया, हम कहेंगे वो साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है. जबकि ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है दिस takes place in cytoplasm only. ओके, और लास्ट में अगर हम इसके एग्जाम्पल्स लिखें, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जबकि इसका जो एग्जाम्पल है एनारोबिक रेस्पिरेशन का वो होगा यीस्ट में, जो भी एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें, देन इन मसल सेल्स. सो दीज आर द differences between aerobic and anaerobic respiration. So let me also note down one very important thing here, that after rigorous exercise cramps are felt in muscles due to accumulation of lactic acid. ठीक है, तो जो लैक्टिक एसिड जब एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे मसल सेल्स में तो जो क्रैम्प्स होते हैं दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द accumulation of lactic acid. So this is all about today's lecture. Thank you.